भारत के अधिकांश राज्य आज हीट वेव यानी कि लू से जूझ रहे हैं। मई का महीना आते आते ये हीट वेव एक गर्मी की छोटी सी घटना राष्ट्रीय आपातकाल का रूप ले रही है। पिछले दशक में भारत ने देखा कि हीट वेव लंबा, गर्म और जानलेवा हो गया है। अगस्त 2024 विश्व का सबसे गर्म महीना रहा है जब से हमने तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया है 1880 से। भारतवर्ष के लिए 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है पिछले 125 सालों में। पिछले साल भारतीयों ने 1.4 करोड़ एयर कंडीशनर्स खरीदे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। एसी की बिक्री 30% बढ़ गई है। शहर हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, रातें गर्म होती जा रही हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हीट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सवाल यह है कि लू क्या एक सामान्य बात बन गई है जिससे हम जूझ रहे हैं? आप सुन रहे हैं को ग्रीन आई फॉरेस्ट का पर्यावरण पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर प्रतिमा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र रत्नू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो जिम्मेदारी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत हीट आइलैंड की परेशानी से कैसे जूझेगा आगे, और डॉक्टर चंद्रभूषण, सीईओ आई फॉरेस्ट। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे हीट एक्शन प्लान्स प्रभावित हैं, क्या हम तात्कालिक समाधानों से दीर्घकालिक नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, और क्या अब समय आ गया है कि अत्यधिक गर्मी को हम एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यह बातचीत है समन की, जीवन रक्षा की और आपदा योजना की, और यह सुनिश्चित करने की कि भारत अपने आप को इस हीट वेव से कैसे सुरक्षित करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा श्री रत्नू जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा हीट वेव है वो कितना नुकसानदायक है और इस चरम गर्मी के पीछे कारण क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, और स्पेशली एनआईडीएम विशेष रूप से इस दिशा में क्या काम कर रहा है? देखिए, मैं तो थार मरुस्थल में पैदा हुआ हूँ, तो हम तो बचपन से ही कहते हैं भाई लू लग जाएगी। लेकिन बाकी लोग समझते थे शहरों में, जब दिल्ली आके बात करते थे तो बोलते ये लू क्या होता है। तो अभी हीट वेव को ही, लू को ही वो अंग्रेज़ी में आप लोग हीट वेव कहते हैं। तो अभी सबको समझ में आ रहा है कि गर्मी के कारण भी कितना नुकसान हो रहा है। तो जहाँ अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो कई वर्ष हमारे ऐसे रहे हैं जिसमें कि तापमान बहुत अधिक रहा है विभिन्न कारणों की वजह से, और 2023 में तो 280 दिन देश के विभिन्न शहरों में हीट वेव डेज की अगर गणना करें, क्योंकि काफ़ी जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं तापमान के अंदर में भी, तो इन समग्रता में देखें तो 280 से ज़्यादा 2023 में जो हीट वेव के दिन थे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। एक तरफ हम देखें तो बहुत सारे स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है, तो देयर इज़ ए लॉस ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन। जो मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स हैं, बहुत सारा काम बंद हो जाता है गर्मी के कारण। तो जो डेली वेज अर्नर्स हैं वो काम करते हैं तो भी मरते हैं, काम नहीं करते हैं तो भी उनके ऊपर में, उनके रोज़गार के ऊपर में और उनकी आजीविका के ऊपर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कंटिन्यूअस कोई इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको, या बच्चों को, या गर्भवती महिलाओं को, ये सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको कि काफ़ी इसका जो भार, इस हीट का, इसका दुष्प्रभाव जो है इस वर्ग के ऊपर में बहुत अत्यधिक पड़ रहा है। और चाहे वो हमारा आर्थिक ढांचा हो, हमारा सामाजिक ढांचा हो, हमारी कृषि हो, हमारे शहरों की आजीविका हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी बेसिक एमिनिटी जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड सर्ज पे चली जाती है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लॉन्जेविटी के ऊपर में फ़र्क पड़ रहा है, और लोगों के रोज़गार पे और जीवन के ऊपर, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, जो कि कई बार सीधा-सीधा हीट स्ट्रोक के कारण हो रही है।
तो कई बार जो दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं उनके ऊपर में जब हीट का ये गर्मी का ग्रीष्म काल का दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसके कारण भी लोगों की जो एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, जेब से खर्चा जो चिकित्सा के लिए बढ़ रहा है, और उसी के साथ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दूसरा आपका सवाल तीसरा था एनआईडीएम के बारे में, और दूसरा कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने इसके बारे में 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्राधिकरण ने इसके बारे में गाइडलाइंस बनाई। देश व्यापक उन्होंने सारे राज्यों को निर्देश देकर और हीट वेव एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया, और कई राज्यों ने, कई शहरों ने इसका बनाया है। 2019 में जो अनुभव रहे 2016 से 19 तक के, उसको ध्यान में रखते हुए 2019 में इन गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया गया, और अभी भी इन गाइडलाइंस के ऊपर फर्दर काम चल रहा है रिवीजन का। तो सरकार की तरफ से राज्यों के साथ में, सिटी गवर्नमेंट के साथ में और मल्टीपल सेक्टर्स के साथ में एंगेजमेंट करके उनको उस बात के लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है कि किस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, सिटी लेवल पे और राज्यों के स्तर पे कार्य और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और किस तरह से हम अपने मिटिगेशन मेजर्स कर सकते हैं ताकि लोगों की वल्नरेबिलिटी कम हो। कूलिंग स्पेसेस बन सकते हैं, बनाए जा रहे हैं। इसी तरह पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को आपका रूफटॉप है उसमें रिफ्लेक्टिव कलर्स वगैरह का कोटिंग करने से, जैसे अहमदाबाद में 2013 में जो प्रयोग किया, तो उसमें देखा गया कि इन घरों में है वो 4 से 5 डिग्री तक तापमान में कमी आई है। तो इस तरह से वृक्षारोपण के ऊपर में बल दिया जा रहा है। तो कई स्तरों के ऊपर सरकार की तरफ से कार्य चल रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से क्षमता निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, जो राज्यों के साथ में और विभिन्न सेक्टर्स के साथ में है, जो कि इस पे ऊपर स्पेसिफिक है। उसी के साथ ही साथ में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर, एफॉरेस्टेशन के ऊपर में भी हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके कारण एक तरह से इसी तरह वाटर सेक्टर के हमारे कार्यक्रम में भी हम बोलते हैं कि सिटीज़ में कैसे वाटर बॉडीज़ को रिज्यूनेट किया जा सकता है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, जिसके कारण कि माइक्रो क्लाइमेट है वो वाटर के राउंड बने। जी, धन्यवाद। सीबी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले साल आई फॉरेस्ट ने 14 शहरों में मूल्यांकन किया था, जिसमें दिल्ली का एक बहुत डिटेल स्टडी किया गया था। तो इस मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष निकला, और आपने ये भी पाया कि जो हमारी मौजूदा स्ट्रक्चर है हीट वेव को डिफ़ाइन करने का, वो सही नहीं है, उसमें रिवीजन होना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमने 14 शहरों और डिस्ट्रिक्ट्स के हीट एक्शन प्लान को रिव्यू किया था, वो 2019 के गाइडलाइन पे बने थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में गाइडलाइन लाए थे, फिर 2019 में लाए थे। मैं सुन रहा हूँ कि उस गाइडलाइन को और भी रिवीजन हो रहा है। तो ये जो शहर थे वो दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, गोरखपुर जैसे शहरों का हमने हीट एक्शन प्लान को रिव्यू किया था। देखिए, कुछ मोटे मोटे जो चीज़ निकल के आए थे वो ये थे कि पहला कि हमारे जो हीट एक्शन प्लान है वो बहुत ब्रॉड हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा चैलेंजेस है। देखिए, अगर आप कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सरकार में आपको बहुत क्लियर बताना पड़ेगा कि किसको क्या करना है। अगर आप वो नहीं बता पाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सरकार में भी अलग अलग लेवल पे अलग कैपेसिटी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी अलग होगी एक जूनियर जो ऑफिसर है उसके कंपैरिजन में। तो हमने पाया कि ये हीट एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने में उतनी डिटेल्ड नहीं है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। दूसरा, हमने ये पाया कि जो हीट एक्शन प्लान है वो वनरेबल जो पॉपुलेशन है उनके लिए करना क्या है, चाहे वो रोजगार करने वाले मजदूर हों या गरीब स्लम के हों या गांव जो कि शहर के, जैसे दिल्ली जैसे शहर में कि पेरिफेरी पे बहुत गांव हैं, वहाँ पे क्या करना है। तो वनरेबल पॉपुलेशन और वनरेबल कम्युनिटी को आप कैसे एड्रेस करेंगे, उसमें थोड़ी सी कमी थी। तीसरा, हमने ये पाया कि देखिए, हीट का जो मेजर इम्पैक्ट है जब आपके पास पानी ना हो और बिजली ना हो, और जब
एक्सट्रीम हीट होता है तो शहरों में पानी भी फेल होती है और बिजली भी फेल होती है। शहर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो हीट एक्शन प्लान में कि अगर बिजली जाए तो क्या करना है, पानी जाए तो क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल करे तो क्या करना है, इसके बारे में कमजोरी थी। और चौथी बात, जो हमारे हीट एक्शन प्लान है वो अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ प्लान है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। ये प्लान मिटिगेशन प्लान नहीं है। मिटिगेशन प्लान तब होगी जब हम अपने शहरों को ठंडा करने के लिए काम करें, अपने बिल्डिंगों को ठंडा करने के लिए काम करें, तब वो जो कूलिंग एक्शन प्लान जिसको कहते हैं, तो कूलिंग एक्शन प्लान नहीं है हमारे हीट एक्शन प्लान में। वो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है। जो हम अपने कूल स्पेसेस जो हम बना सकते हैं, उस पे काफ़ी कमजोरी थी। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि हीट वेव जिस तरह से हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, आज के समय हमारा जो हीट वेव डिक्लेयर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे होता है। तापमान सबसे ज़्यादा क्या है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंसान जो है वो तापमान और उमस दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्ट होती है हमारी बॉडी। हीट और ह्यूमिडिटी कॉम्बिनेशन, जिसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन आज के समय हमारी हीट वेव सिर्फ डिक्लेयर हो रही है मैक्सिमम टेम्परेचर पे। तो अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे जहाँ की ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और हीट भी बढ़ रही है, ये हमारा जो करंट डेफिनेशन है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है कि तापमान 35 डिग्री ही हो, 32 डिग्री हो, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, वो 95% होगी। तो वो ज़्यादा डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए। दूसरी बात यह है कि डे टाइम टेम्परेचर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, रात में तापमान क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात हमारे लिए रेस्टिंग टाइम होता है। अगर तापमान बहुत हो, बिजली चली गई, आप सो ना पाएं, तो आपके शरीर पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो हमारे जो रिसर्च से जो निकला है कि हमें हीट वेव जो डिक्लेयर करना है वो अब हीट और ह्यूमिडिटी के साथ में डिक्लेयर करना है। डे टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर तो हम कंसिडर करते ही हैं, लेकिन अब हमें नाइट टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से मल्टी पैरामीटर हमें एक सिस्टम लाने की ज़रूरत है जिस पे कि हम हीट वेव को डिक्लेयर करें। थैंक यू। रत्न जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे हीट एक्शन प्लान्स को ऑपरेशनल करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हमने देखी हैं अभी तक। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें समन्वय कैसे बनाया जाए कि वो और अच्छी तरीके से काम कर सकें, और जो हमारा वनरेबल कम्युनिटी है, जैसे कि जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी वाले जो मज़दूर हैं, वो इन चीज़ों से कैसे बचाएं अपने आप को। देखिए, जो चुनौतियां हैं इसको ऑपरेशनलाइज करने में, वो सबसे बड़ी चुनौती जो सीबी की बात से मैं लीड लेते हुए कहूँगा कि जो थ्रेशोल्ड डिक्लेरेशन करने की बात है, कि कहीं कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अगर प्लान्स को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट किए गए हैं, जबकि बहुत रीजनल वेरिएशन है। सब जगहों की थ्रेशोल्ड जिसके ऊपर में आपको करना है, वहाँ का जो हिस्टोरिक टेम्परेचर एवरेज रहा है उससे कितना डिग्री ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक्चुअली मायने है। और एनडीए में गाइडलाइंस भी वो कहती है, लेकिन जब शहर बहुत सारे अपने प्लान बनाते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं वो, क्योंकि वहाँ के लोगों की कोपिंग कैपेसिटी उसके अनुसार ही है। तो हो सकता है बीकानेर में है वो 45 डिग्री के ऊपर में भी सर्वाइव लोग ना हिस्टोरिकली कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है थ्रेशोल्ड लेवल कुछ और होगा। लेकिन वही गोवा का प्लान होगा, चेन्नई का प्लान होगा, तो वो एक अलग तरह का होगा। तो ये हीट और ह्यूमिडिटी, जो उष्णता और उमस का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर में कि आपको अलर्ट जनरेट करना है, जिसको आपको डिक्लेयर करना कि यस ये हीट वेव है हमारे इस रीजन में, उसको काफ़ी समझने की, उसमें समझ की आवश्यकता है। और वो एक चुनौती है। उसके कारण जो डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सही समय पर, वो कई बार नहीं हो पाती है। तीसरी चुनौती आती है कि जो साइलोड अप्रोच है, हमारे जो विभिन्न जो है विभाग, वो बहुत ही खंडित हैं, एक दूसरे से अलग थलग है, अलग पृथक है। उनके बीच में जो संवाद है वो कई बार नहीं हो पाता है, या वो एक इस चीज़ को विभिन्न विभागों का, इसमें जैसे पानी का विभाग भी है, बिजली का विभाग भी है, आपका म्युनिसिपल या लोकल बॉडीज़ का जो विभाग है वह भी उसमें आवश्यक है, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका भी इसमें रोल होता है, वाटर से जो तो विभिन्न विभागों का इसमें समन्वय होना चाहिए। वो समन्वय हमेशा सरकार में एक चुनौती रहता है, लेकिन वो समन्वय कई बार
मतलब किया भी जा सकता है और बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में उसके अच्छे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी चुनौती है कि जो इसके लिए जिस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपका आर्थिक रूप से जो संसाधन है, वो एक तरह से इंगित करके और अलग पृथक किए जाएं, वो कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि ये बन गए हैं, लेकिन रिसोर्सेज हैं वो सिटीज़ अपनी तरफ से उतना स्पेयर नहीं कर पा रही है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही वैरिड डिग्री ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन है। कुछ शहरों में बहुत अच्छा किया है, जो उदाहरण बन गए हैं, तो कुछ शहरों ने अभी नहीं किया है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि ये चूँकि 2016 से गाइडलाइन आई है, 2017-18 से लोगों ने प्रारंभ किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज़्म हम कई बार बहुत सारे अवार्ड के थ्रू हम देते हैं, तो अगर सिटीज़ का भी असेसमेंट हो कि अगर कौन से शहर हैं जो अलग-अलग कैटेगरी के शहरों को कंपेरेबल माँगे, मेट्रो सिटीज़ में कौन सबसे अच्छा कर रहा है। इसी तरह से आपके जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में और ज़िले के स्तर पे, पूरा ज़िले के स्तर पे कार्य कर रहा है, राज्यों के स्तर पे। तो अलग-अलग जो कैटेगरी के अगर पुरस्कार रखे जाएँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में, और उसमें एक बहुत ही प्रतिस्पर्धा, जो कि बहुत ही एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा इनके बीच में जागृत की जाए, तो उससे भी काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। सीबी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कूलिंग फ्यूल का इस्तेमाल एक बहुत ही विशियस सर्कल क्रिएट कर रहा है। हमारा एसी का डिमांड बढ़ना, उससे एमिशंस बढ़ना, उससे तापमान में बढ़ोतरी और फिर एक कूलिंग की रिक्वायरमेंट। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपको लगता है कि तकनीक इसका सल्यूशन है? देखिए, एयर कंडीशनिंग जो आज के दिन में हम सब लोग अपने घर में लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, लेकिन एयर कंडीशनिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। ये 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और हमने एयर कंडीशनिंग में जितना इफ़िशिएंसी लाना था वो हम ले आ चुके हैं। आज के दिन में जो एक एयर कंडीशनर है 1.5 टन या 2 टन का, वो आपके घर में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाली अप्लायंस है। और जो जलवायु परिवर्तन, जो ग्रीन हाउस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो एयर कंडीशनिंग गाड़ियों से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन एयर कंडीशनिंग से होता है। एक तो उसमें हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, कूलेंट यूज़ करते हैं, जो कि पूरे विश्व को गर्म कर रहा है। इसको सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उन कूलेंट को, जो हम आज के दिन में अपने एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। और दूसरे बिजली की खपत, और हमारी सारी बिजली या तो कोयला से बन रही है अधिकतन, अब धीरे धीरे सौर और वायु ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कोयला 70% हमारी बिजली को दे रहा है। तो ये एक बहुत ही इन्वायरमेंटली डैमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। मूलतन मैं ये कहना चाहता हूं कि एयर कंडीशनर जो अभी के दिन में जो हम एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है। वो एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी नहीं है, और हम सिर्फ अभी अपने आप को कूल करने के लिए सिर्फ एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें पहले अपने शहर को इस तरह से बनाना चाहिए कि शहर ही ठंडा हो। आज के दिन में हम शहर को एक तरह से हीट आइलैंड बना रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों से हो या कंक्रीट के जंगल से हो या ग्लास और स्टील की बिल्डिंगें हो, चाहे हम एयर कंडीशनर से। एयर कंडीशनर तो हमारे घर के अंदर ठंडा करता है, लेकिन गर्मी बाहर फेंकता है। तो इन सभी चीज़ों से हम शहर को खुद ही गर्म कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर और शहर के सेंटर के टेम्परेचर में कभी कभी 5-7 डिग्री का फ़र्क होता है, शहर ज़्यादा गर्म होता है। तो हम किस तरह से अपने शहर को ठंडा करें, पहला चीज़ ये है, जिसके लिए हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज करने की ज़रूरत है, हमें जो हमारे जो वाटर बॉडी हैं उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अभी जो हम सारे वाटर बॉडी को हम के ऊपर बिल्डिंगें बना रहे हैं आज के दिन में। तो पहला चीज़ कि हम किस तरह से शहर को ही ठंडा करें। दूसरा, हम अपने बिल्डिंगों को किस तरह से ठंडा करें। चाहे वो रत्नू जी ने बताया कि अहमदाबाद में 2013 में छतों को पेंट करके तापमान में कमी लाई गई। ग्रीन रूफ किस तरह से लाया जाए, किस तरह से बिल्डिंग पैसिव कूलिंग बिल्डिंग में लाई जाए, वो करें। उसके बाद हम अप्लायंस की बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयर कंडीशनर कुछ जगह के इस्तेमाल नहीं होगा कुछ जगह, लेकिन बाकी जगह अब हमें नई टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत है। हमारी जो ट्रेडिशनल कूलिंग टेक्नोलॉजी है
वो खस की टेक्नोलॉजी आपको ध्यान होगा, जो कि इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी होती थी। पानी से हम कैसे घर को ठंडा करें, तो वाटर इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कहते हैं। आपको अपने घर के अंदर हर एक रूम में एयर कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंट्रलाइज कूलिंग आपके घर में आ सकती है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने शहर को, बिल्डिंगों को और अपने आप को अगर ठंडा रखना है तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। जो आज के दिन में जो स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर की हम बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। मेरा अगला सवाल आप दोनों से होगा कि हम हीट वेव को एक प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? देखिए, इसमें अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को देखें तो उसकी परिभाषा में जो आपदा को परिभाषित किया गया है उसको एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट विच इज़ बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हीट वेव कैटास्ट्रॉफ जनरेट कर रहा है हेल्थ के लेवल पे और बाकी चीज़ों के लेवल पे, और जब डिज़ास्टर की बात आती है तो सबसे पहला आता है कि लोगों को रिलीफ देना, कैश डोल्स देना। अब बाकी आपदाओं में इसका आकलन करना होता है कि जैसे भूकंप है तो उसके कारण मृत्यु हुई, सुनामी में व्यक्ति उस सुनामी वेव के कारण उसकी मृत्यु हुई, या बाढ़ में जो है वो विजिबली पोस्टमार्टम में ये साबित हो जाता था उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। अब हीट वेव में ज़्यादातर जो विक्टिम है उस तरह के जिनकी एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है, कई बार हीट स्ट्रोक भी होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक एंड आई थिंक वी शुड इंक्लूड दैट इनटू, but there are another category of morbidity as well as mortality which is increasing, जिसका कारण है कि उनके लोगों में पहले से कुछ इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ऑलरेडी है, या इस तरह की जिनको परेशानियां हैं, जो बहुत एल्डरली है, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। तो इसमें देयर इज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसके टॉप ऑफ दैट हीट वेव एक एडिशनल फैक्टर जो है वो उसको बिल्डअप करता है, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण कि वो होता है। तो अब आप ये निर्णय लेना, जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो अब डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये उसकी लाइफस्टाइल और कंटिन्यूड हिस्ट्री ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल हाई था उसकी वजह से उसको बोला जाए, या कितना परसेंटेज उसको कार्डियोवास्कुलर फैक्टर किया जाए, कितना परसेंटेज हीट किया जाए। तो ये ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ है जिसकी वजह से, लेकिन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे बहुत सारे शहर इस बात के लिए कटिबद्ध भी हैं कि इसके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए, सामाजिक स्तर पर, शहर के स्तर पर, वर्क स्पेसेस में। तो वो ज़रूर उसका उस दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर्स है वो कहीं न कहीं हमारे कानूनी ढांचे में नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उसका हमें समाधान ढूंढना है। वो चाहे ड्राउट की कंडीशन हो जिसके अंदर में कि स्लो ऑनसेट होता है, चाहे वो शीत लहर हो, चाहे उष्ण लहर हो, इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं जो स्लो ऑनसेट और ग्रेजुअल डिज़ास्टर, और ज़्यादातर हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो इसी रूप में आएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस पे एक समग्र चर्चा की आवश्यकता है। मेरे पास में इस आपके सवाल का सीधा उत्तर नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि चुनौती क्या है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नए पैमाने बनाने होंगे, नई परिभाषाएं बनानी होंगी, नए मापदंड बनाने होंगे, नए एसओपीज बनाने होंगे, और इन्हें एक आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना होगा इन नई चुनौतियों को नए ढंग से देखने के लिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हम लोगों को पैसा देते हैं। इनफैक्ट मैं उनमें से हूँ जो कि ये मानता हूँ कि पैसा नीडी को देना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, लेकिन हमें डिज़ास्टर में इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए डिज़ास्टर में, वो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में होना चाहिए, और डिज़ास्टर में हम किस तरह से लोगों की रेजिलियंस बनाएं, उस पे हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमारा सारा फोकस किसी भी डिज़ास्टर के बाद रेस्क्यू और रिलीफ पे होता है, जो कि ज़रूरी है। किस तरह से लोगों को बचाएं, किस तरह से लोगों को इमीडिएट रिलीफ दें, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं।
तो मैं ये मानता हूँ कि हीट वेव या स्लो ऑनसेट इवेंट जो रत्नु जी ने बताया है, जो कि क्लाइमेट के चेंज के कारण और भी बढ़ेगा, चाहे वो सूखा हो या हीट वेव हो या कोल्ड वेव हो। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव भी बढ़ेगा और कोल्ड वेव भी बढ़ेगा। उन सब चीज़ों में अब हमें किस तरह से सरकार सहायता करे, इस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि इन सभी चीज़ों को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन सहायता किस तरह से दिया जाए, इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ पैसा देने की बात करते हैं लोगों को, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार इसको मॉडिफाई भी कर सकती है। हम शहरों को और राज्यों को पैसा दे सकते हैं हीट एक्शन प्लान के लिए, किस तरह से कूलिंग शेल्टर बनाएं, लोगों को पानी किस तरह से हम प्रोवाइड करें, कूलिंग सॉल्यूशंस क्या दें। तो जो इशू है कि हम किस तरह से सपोर्ट करें, उस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेचुरल डिजास्टर इनको डिक्लेयर करना चाहिए। ओके ओके। सीबी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हीट वेव को कम करने के लिए जियो इंजीनियरिंग हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं? वो देखिए, जियो इंजीनियरिंग आजकल नई बात चल रही है, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, और आज के दिन में पूरे विश्व में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और एक जो बहुत बड़ा रिसर्च है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, SAI। और ये जो SAI है, इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट एरोप्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाएंगे और वहाँ पे सल्फर पार्टिकल स्प्रेड करेंगे। सल्फर पार्टिकल स्प्रेड, वो उससे क्या होगा कि जो हमारी सनलाइट आ रही है, वो सल्फर पार्टिकल स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देगी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। ये जो है, ये हमने देखा है, ये एक प्राकृतिक भी एक फिनोमिनन है। जब हमारे देश में, जब विश्व में कहीं भी वॉल्केनो होता है, हाँ, तब ये देखा गया है कि वॉल्केनो से सल्फर पार्टिकल निकलते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाके सनलाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि पृथ्वी का तापमान कम होता है। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी पे बहुत काम चल रहा है आज के दिन में। हिंदुस्तान में भी इस पे रिसर्च चल रहा है, अमेरिका, चाइना, दुनिया भर में इस पे काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही नैरो व्यू है एक मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हीट वेव ही हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर हम अपने प्लैनेट को कूल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट मानसून पे हो सकता है, उसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे हो सकता है, उसका इम्पैक्ट हमारे पानी पे हो सकता है। तो ये जो रिसर्च हो रही है आज के दिन में, ये मेरे अंदाज से एक ब्लिंकर्ड व्यू, मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोलूँगा कि ये बड़ा ही नैरो और ब्लिंकर्ड व्यू है। हमें 360 डिग्री सोचने की ज़रूरत है अगर हम अपने पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जो कि समझने की ज़रूरत है, सपोज कीजिए कल चाइना अपने ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन करता है, उसने भारत से तो परमिशन नहीं ली है, लेकिन हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे पड़े। तो हमारे पास कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क भी नहीं है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, सब अपने आप करेंगे, कल अमेरिका कर लेगा। और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे रिसर्च से ये पता लगी कि ये जो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है बहुत सस्ती भी है। तो आज के दिन में इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है। बट मेरा ये मानना है कि ये सारी तकनीकों को हमें बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए और एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि एक देश अगर इस्तेमाल करेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे देश के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से होगा, व्यक्तिगत रूप पे आम आदमी अपने लिए किस तरीके की व्यवस्था रख सकता है कि वो हीट वेव से बच सके? शहर और सरकार इसमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि मैं थार मरुस्थल से आता हूँ, तो अगर लोगों को हीट वेव के साथ में कोपिंग अप सीखना है तो उन्हें पश्चिमी राजस्थान या वो प्रदेश, वो देश के वो क्षेत्र जहाँ पे कि तापमान ऐतिहासिक रूप से बहुत ऊंचा रहा है, वहाँ पे देखना चाहिए कि लोग किस तरह से इसके साथ में सरवाइव करते आए हैं। तो हम लोग मरुस्थल में प्याज बहुत खाते हैं, इसी तरह से जो छाछ, नींबू पानी, सर को ढक के रखना, जो पुराना साफ़ा पहनने की परंपरा थी वो कहीं न कहीं हीट स्ट्रोक से बचने की थी, क्योंकि वो फ्लफ़ी होता था तो उसके अंदर में इंसुलेशन भी होता था और हीट से
तो चाहे सर को ढक के रखने की जो चीज़ है वो किया जा सकता है। पानी जो व्यक्तिगत स्तर पर, इसी तरह सार्वजनिक स्तर पे जो पुराना, उसमें भी शहरों को सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से जो पुराने समय में हमारे प्याऊ का सिस्टम होता था, जहाँ एक शेड भी होती थी तो कूलेंट प्लेस भी होता था, तो उसी तरह से नए जो हीट वेव एक्शन प्लान में जो सिटीज़ हैं उस तरह के स्पेसेस क्रिएट करें। इसी तरह वर्क स्पेस पे भी जो वर्कर्स की सेफ्टी है उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या दूसरे जो हॉट सन में एक्सपोज हो रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को बचाया जाए। उसके लिए जो वर्किंग आवर्स के ऊपर में भी शहर या दूसरे नोटिफाई कर सकती है कि भाई काम को सुबह जल्दी शुरू किया जाए और डे टाइम में प्रोलॉन्ग रेस्ट आवर्स हो जो पीक हीट के समय में। इसी तरह साइट के ऊपर में कूलेंट रूम हो या जो पानी की अच्छी व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्थाएं हो, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। इसी तरह चिकित्सा की वी शुड हैव प्रिपेयर्डनेस की हमारे शहर में जिन लोगों को हीट स्ट्रोक की इस तरह की कंप्लेंट्स है, तो वो क्या हमारा सर्ज कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स वो पहले से हम प्लान करके रखें कि अगर हमें ये सर्ज करना होगा, लोगों को और ज़्यादा लोगों को एडमिट करना होगा। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हीट के कारण इनडायरेक्टली होती है, क्योंकि फूड कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं गर्मी जब ज़्यादा बढ़ती है, तो उसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक और शहर के स्तर पे, दोनों पे। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि ग्रीन स्पेसेस शहरों में अगर हम बढ़ाएं, 10% अगर एफॉरेस्टेशन अगर किसी शहर में होता तो 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर उसका कम हो सकता है। सिंगापुर ने 4 डिग्री टेम्परेचर अपने शहर का जो है वो प्लांटेशन के थ्रू कम किया है। इसी तरह हमारी बिल्डिंग्स का, जैसे सीपी ने बात किया, रूफ टॉप्स को, बिल्डिंग्स को, इनको कैसे ग्रीनिंग किया जा सकता है, वाटर बॉडीज़ को। इसी तरह जो नए शहर या हैबिटेशन, कोई भी गांव बसाएं, शहर बनाएं, वी मस्ट कीप द वाटरशेड एज ए बेसिक यूनिट ऑफ सेटलमेंट प्लानिंग, ह्यूमन हैबिटेशन प्लानिंग। वो जब तक नहीं होगा तब तक उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। वो चाहे पॉल्यूशन ऑफ वाटर स्टेटा है, हमारी वाटर चैनल्स की ब्लॉकेज है, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट से लेके, तो वो एक अगर उसका इंटीग्रेटेड पार्ट बनता है तो हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सब सरफेस में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और उसके कारण एक नेचुरल कूलेंट इम्पैक्ट भी आता है। राइट। सीबी, रतु जी ने बहुत सही कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे अब हमें हमारे कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लाने की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट हो। आज के दिन में जो हम विंटर में खाते हैं वो हम समर में भी खाते हैं। मतलब हमारी जो डाइट की जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो शरीर है वो हर एक सीज़न पे डिफरेंट रिएक्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट डिफरेंट सीज़न का हमारे शरीर के ऊपर है वो अलग है। तो चाहे वो छाछ हो, बेल की शरबत हो, नींबू पानी हो, अपने आप को हाइड्रेट रखना विंटर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल लेवल पे या सर को ढकना, हाँ, या फिर पीक डे टाइम पे काम नहीं करना, मैनुअल काम नहीं करना, ये सब हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रह चुके हैं और हमें इनको दोबारा लाने की ज़रूरत है। हमें अपने बिल्डिंग लेवल पे आज के दिन में जो कंक्रीट जंगल बना रहे हैं वो बहुत ही हानिकारक है और वो आगे चल के और भी हानिकारक होगा, क्योंकि आज के दिन में ना तो हम बिल्डिंग में शेडिंग को देखते हैं, छज्जा खत्म हो रहा है आज के दिन में। चाहे आप किसी भी खिड़की के ऊपर आपको छज्जा नहीं दिखेगा, ग्लास फैसेड आ रहा है, आप सीधे आप ग्लास लगा रहे हैं, तो कोई शेडिंग नहीं है, ना ही वेंटिलेशन है, ना नेचुरल लाइटिंग हम लाने देते हैं। तो हम एक तरह से आज के दिन में जो दिल्ली में जो बिल्डिंग है वो वॉशिंगटन में भी है। मतलब मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आया, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क ठंडा जगह है, एक टेम्परेट क्लाइमेट है, हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग एक जैसी दिखेगी आज के दिन में आपको। तो हम अपने इकोसिस्टम को, हमारी अपनी जो वेदर सिस्टम है, सबको भूल के हम नकल करे जा रहे हैं। अब मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत एक कहावत वो कहा करते थे, एक बार एक मीटिंग में आए थे और उन्होंने ये बोला था कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। ठीक, ये मुझे हमेशा जिंदगी में याद रहता है। तो ऐसा भी नकलची हमें बनने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी विरासत है, हमारा हजारों साल से हमने सीखा है कि बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए। तो एक तो अब और ये सरकार लेवल पे
इंडिविजुअल लेवल पे अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह के घर पे रहना है। वो दूसरी बात है। तीसरी बात, शहर को भी, रत्नु जी ने बोला, चाहे वो वाटर बॉडी हो जिसको आज के दिन में हम उसको ढक के हम बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, लॉन्ग रन में उसका हमें घाटा ही होगा। आज के दिन में शायद फायदा हो जाए, हमारी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमारे लिए भी हानिकारक है और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी हानिकारक है। तो इन सभी चीज़ों को सोचते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव कम होने वाला नहीं है। पूरे दुनिया में कोयला, तेल, गैस की खपत बढ़ते जा रही है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। अब जब ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो वो अमेरिका भी कुछ नहीं कर रहा। अब पहले तो कुछ हो भी रहा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अब सब लोग उससे हटे जा रहे हैं। तो अब हमें अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव का इम्पैक्ट बढ़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बहुत ही की हाइलाइट्स निकल के आए हैं, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने गवर्नेंस सिस्टम को कैसे हम अच्छा बनाएं कि इंटर गवर्नमेंटल कोलैबोरेशन हो सके, कि हम अपने सिस्टम जो हमारी प्रणाली है उसको सुधार सकें। तो आगे के लिए हमारे लिए ऑलरेडी काम डिसाइडेड है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद को ग्रीन एनवायरमेंटल पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू।